जय हिंद दोस्तों। आज हम इतिहास का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ही जानेंगे कि इतिहास होता क्या है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे अतीत का अध्ययन जो है वो इतिहास कहलाता है। यहाँ से जो हमारा इतिहास का जो जहाँ से शुरू होता है वहाँ से जो सबसे प्रमुख क्वेश्चन बनता है वो हमारा ये रहता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता अगर कहा जाता है तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक। और उसके बाद है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत जो हम जो भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो ये जो इतिहास बना है तो इतिहास बना कैसे, इसकी जानकारी हमें मिली कैसे, तो उसका कुछ स्रोत है जो चार है। देखिए यहाँ पर है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत। धर्म ग्रंथ के अंदर अगर हम देखें दोस्तों तो धर्म ग्रंथ में वैसे ग्रंथ आते हैं जो जैसे रामायण महाभारत, ये सब धार्मिक ग्रंथ है जो कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि लोग लिखे थे, जिनसे कि हमें वर्तमान में प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और उसके बाद अगर ऐतिहासिक ग्रंथ देखें तो जिसको जो कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जो धर्म से संबंधित नहीं है तो उसे को हम बोलते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, जो इतिहास से संबंधित है। जैसे राजतरंगिणी, ये सब क्या है, कश्मीर के इतिहास पर है, तो ये सब ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो इनसे भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर उसके आगे देखें तो विदेशी यात्रियों का विवरण। दोस्तों प्राचीन समय में जिस समय भारत में लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, भारत में शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं था कि कोई इतिहास की रचना कर पाए, उस समय में विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए आते हैं, चीन से, यूनान से। तो ये लोग क्या करते थे कि अपना लिखते थे, अपना एक बुक लिखते थे, उसमें भारत के बारे में लिखते थे कि हाँ भारत का लोग इस तरीके से रहता है, भारत के लोगों का जीवन यापन निर्यापन कुछ इस तरीके से हो रहा है, वो अपने बुक में लिखते थे। यहाँ के उस समय में जिस समय वो आते थे उस समय के वर्तमान राजा के बारे में लिखते थे, उस समय में वर्तमान के राजा में के राज में किस तरह की शासन व्यवस्था चल रहा है, किस तरीके से प्रशासन चल रहा है, उन सब चीज़ों का वो लेखा जोखा अपने नोट में रखते थे, अपने नोटबुक में करके रखते थे, जो कि अभी वर्तमान में हमें इतिहास के स्रोत के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत दोस्तों उसको कहा जाता है कि मान के चलिए उस समय में कुछ लोग रहे होंगे जो कहीं पर अपना गुफा बनाए होंगे घर के लिए, कहीं कुछ दीवार पर लिख दिए होंगे, अपने मन के भाव को व्यक्त करने के लिए कहीं पर कुछ लिखे होंगे, या फिर मिट्टी के बर्तन बनाए होंगे। तो ये सब कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो जल्दी से सड़ते गलते नहीं हैं, जिनका अवशेष अभी भी वर्तमान में है, जिसको हम पुरातात्विक स्रोत मानेंगे। तो ये रहा हमारा चार स्रोत: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत, जो हमारे प्राचीन इतिहास के स्रोत के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए इससे आगे अगर हम धर्म ग्रंथ की बात करें कि धर्म ग्रंथ में कौन कौन धर्म ग्रंथ हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो उसमें आता है वेद। वेद के अंतर्गत चारों वेद: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद ब्राह्मण, वेदांश, उपनिषद, सूत्र, स्मृतियाँ, पुराण, महाकाव्य, महाभारत, रामायण, ये सब दोस्तों आपको पता भी होगा पहले से। चलिए ये रहा हमारा धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में भी कौन, ब्राह्मण और वैदिक ग्रंथ। ये दोस्तों अक्सर आपको इतना डीपली अंदाजा करके पीसीएस, दरोगा और यूपीएससी के लेवल तक ही पूछेगा। नहीं तो अगर आप ऐसे जैसे एसएससी सब होता है, ग्रुप डी होता है, अगर इस सब में आपके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको आपको हल्का हल्का ऊपर ऊपर ही रखेगा। लेकिन वहीं अगर पीसीएस, स्टेट पीसीएस सबका अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इन सब चीज़ों को भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य में विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, पाली, जातक, बुद्ध चरित, संस्कृत साहित्य और अन्य, ये सभी हमारे बौद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो जैन साहित्य अंग, उपांश, प्रकीर्ण, छेद, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र और अन्य, ये सभी हमारे जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं, जो कि इतिहास प्राचीन इतिहास के स्रोत के लिए महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक साहित्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजतरंगिणी और रामचरित, आपको हमने पहले ही बताया दोस्तों कि ये यहाँ पर ये इतिहास का राजतरंगिणी किसने लिखा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो राजतरंगिणी का जो आपको लिखा है वो कल्हण ने लिखा है। आपको मैं यहाँ पर कल्हण लिख देता हूँ। राजतरंगिणी का लेखक कौन है, कल्हण। आप लोग इतना खुद से कर सकते हैं, ठीक। चलिए कल्हण को
अब थोड़ा इरेज कर देते हैं। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रामचरित। ये जो है ये भी एक ऐतिहासिक साहित्यिक ग्रंथ है जो प्राचीन इतिहास के स्रोत के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर हम गैर ऐतिहासिक साहित्य की बात करें तो अर्थशास्त्र, अगर गैर ऐतिहासिक साहित्य की बात करें तो अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, महाभाष्य और अन्य, ये सभी हमारा गैर ऐतिहासिक साहित्य है। तो फिर इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, जिसमें धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातात्विक स्रोत, ये इम्पोर्टेंट है हमारे प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए। ये स्रोत मिलते हैं हमें। और विशेष रूप से अंदर में जाकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पूरा हाई लेवल तक मैं ले जाऊंगा, तो उसमें आप ब्राह्मण और वैदिक साहित्य को अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। वेद साहित्य के अंतर्गत कौन कौन साहित्य आते हैं वो अलग तरीके से दिया हुआ है। जैन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य आते हैं वो अलग तरीके से लिखा हुआ है। साहित्यिक ग्रंथ क्या है वो अलग है। गैर ऐतिहासिक साहित्य क्या है वो अलग लिखा गया है। चलिए हम नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग इस बात को लेकर भी चिंतित ना हुए कि मैं इस पर कितना पढ़ाऊँगा कितना नहीं। आप लोगों को मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण इतिहास की तैयारी कराई जाएगी। और इतिहास संपन्न होने के बाद आपको दूसरे विषय ज्योग्राफी और जो पॉलिटी और जो हमारा इकोनॉमिक्स, इसी तरीके से साइंस का भी हर एक सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इसी तरीके से अच्छे नोट्स के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ हम आप लोगों के बीच उपस्थित रहेंगे हमेशा। इसीलिए आप लोग भी अपना विश्वास दिखाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल का सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। चलिए नेक्स्ट पेज में अगर हम देखें तो पुरातत्व स्रोत। पुरातत्व स्रोत के अगर बारे में हम बात करें तो इसके अंतर्गत शिलालेख, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि प्राचीन समय के लोग जो होते थे वो अपने काम को, कुछ अच्छे नीति को, राजा के नाम को, राजा के किए गए महत्वपूर्ण कामों को शिलालेख में लिखवाते थे। और उसके बाद प्राचीन शिलालेख यानी कि दोस्तों पत्थर से बना हुआ शिला की आकृति का एक बड़ा सा होता है, जिस पर कि वो पूरा एकदम खोद करके पूरा एकदम पूछे ना कोई हार्ड चीज़ से उसको खुदाई करके उस पर चिन्हित करते थे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्राचीन सिक्के और मुहर। दोस्तों प्राचीन समय में जो किसी भी वंश का साम्राज्य चलता था, राज्य चलता था, उसमें बहुत सारे सिक्कों का उपयोग होता था, मुहर का उपयोग होता था, जो कि समय के साथ साथ वो नष्ट नहीं हुए। वर्तमान में भी वो उपलब्ध हैं, जो कि हमारे पुरातत्व स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जो प्राचीन साहित्य, प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में अभी उपलब्ध हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्राचीन मूर्तियाँ, उस समय में भी लोग जो मूर्तियों का उपयोग किया करते थे वो भी अभी वर्तमान में अवशेष के रूप में उपस्थित है। उत्खनन और लेख, उत्खनन के उपरांत बहुत सारे लेख मिलते हैं, जो कि ताम्रपत्र नहीं, जैसे कुछ तांबे का पत्र या लोहे के पत्थर पर बहुत सारे लेख लिखे होते हैं। ये सब पुरातत्व स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ये तो हो गया हमारा पुरातत्व स्रोत। अगर इसके बात करें तो अगर हम बात करें तो चलिए अब हम बताते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण को अगर हम देखें तो इसमें यूनानी लेखक हेरोडोटस और मेगास्थनीज, यूनानी लेखक हेरोडोटस और मेगास्थनीज जो हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हेरोडोटस के द्वारा हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा गया और मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक। ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद चीनी यात्री की अगर हम बात करें तो फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग, ये तीनों महत्वपूर्ण यात्री हैं जिनसे संबंधित कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि फाहियान के द्वारा जो बुक लिखा गया था वो फूकोकी, और उसके बाद ह्वेनसांग के द्वारा जो बुक लिखा गया उसको सीयूकी। ये नाम थोड़ा अटपटा है दोस्तों, लेकिन यही नाम है और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। और इत्सिंग का बुक का उल्लेख नहीं मिलता है। और उसके बाद करें तो हम अरबी लेखक की बात करें तो अलबरूनी जो है अरबी लेखक हैं, जिनके द्वारा बुक लिखा गया तहकीक-ए-हिंद। ये अलबरूनी के द्वारा पुस्तक लिखा गया। तो ये रहा दोस्तों हमारा प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत से संबंधित सभी पॉइंट। इसमें आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉइंट छोड़ा गया है। जो अगला पॉइंट हमारा आएगा वो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आएंगे, जो कि इस वीडियो के पढ़ने के बाद ही आप लोग देखिएगा, उससे आपको बहुत सारे प्रश्न का अभ्यास भी करने के लिए मिलेगा और बहुत सारे नए प्रश्न का आइडिया भी मिलेगा। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है।
और इसके नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा वो इस प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको बहुत जल्द मिलेगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों को जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा उसके लिए आपको नोट्स के लिए चिंता नहीं करना है। मैं अपने हाथों से जो नोट्स लिखता हूँ, जो आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी नोट्स है। ये आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को अपना टेलीग्राम चैनल अगले वीडियो में बता दूंगा। और जो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग अगर यहाँ से लिखना भी चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप लिख सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि आप लोगों के लिए नोट्स मैंने कितने अच्छे से तरीके से तैयार किया है, देख सकते हैं। ये सब हमारे हाथों के द्वारा लिखा गया नोट्स है, जो कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर या फिर वीडियो में भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए आप लोग नोट्स के लिए डोंट वरी, ठीक।